हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती हैं। मतदाता अधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होता है, जैसे मतदाताओं के सामने एक देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों की पर राय। मतदाताओं के सामने एक और देश होता है और उसमें जो उनके व्यापक हित होते हैं और उस पर जो नीतिगत बातें हैं, यह मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रभावित करता है। लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित भी होते हैं। देश हित से के साथ साथ कभी कभी कुछ छोटे हित जो अपने तक ही सीमित होते हैं वह भी प्रभावित करते हैं, जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोग भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। कि किसे वोट दिया जाए, तो सबसे पहला नियम आता है कि हमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए वोट डालना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ अन्य हित भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं वोट डालने के लिए। अक्सर यह भी देखा जाता है कि उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब या अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करता है। और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे कि देश में कुछ व्यापक हित खतरे में है या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों से मतदान किया है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब उन्हें लगता है, यानी मतदाताओं को लगता है कि हमें अपने देश की मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तब वह इन छोटे छोटे हितों को भूल करके भी मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए 1977 में जब लोकसभा में लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल का खतरा बना था, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि 1975 से 1977 तक आपातकाल की घोषणा की गई थी और लोग इस आपातकाल से परेशान थे। तब 1977 में जब चुनाव हुए तो लोगों ने आपातकाल को अपने देश के लिए एक खतरा मान करके भारी मतदान किया और मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उस समय भी भारी मतदान हुआ था। लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया था। और आमतौर पर यह भी देखा गया है कि मतदाता जो है निवर्तमान सरकार, यानी जो सरकार वर्तमान में सरकार है बनी हुई है, उसके कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क दलों की घोषणा दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि पर संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से मतदाता काफी प्रभावित होते हैं। मतदाता अक्सर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें किस प्रकार के काम किए हैं, उसके जो उम्मीदवार है उनके गुण कैसे हैं, उन्होंने जनता के लिए किस प्रकार के काम किए हैं, क्या वह सत्तारूढ़ होने के बाद सरकार के वह उम्मीदवार लोगों के संपर्क में रहे हैं और जिन दलों की सरकारें हैं उन दलों ने जो वायदे किए थे वे पूरे करे हैं कि नहीं किए हैं। यह सब बातें भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रभावित करती है। वर्तमान में मीडिया जो है बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में हम देखते हैं, जो कि प्रचार माध्यम का एक सशक्त साधन है। इसमें मीडिया में पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रचार और प्रसार किया जाता है, जिससे भी मतदाता प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग समय और क्षेत्र में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग ले और मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करे और उसके आधार पर मतदान का निर्णय ले। किसी भी देश के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि लोग मतदान करें और चुनाव में भाग लें, और इसके लिए
आवश्यक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती कैसे होगी कि मतदाता चुनाव में भाग ले, और इससे पहले कि वो चुनाव में भाग ले, यह आवश्यक है कि वो उन सभी परिस्थितियों को देखे, समझे और उसके आधार पर निर्णय ले और मतदान करे। भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले उपरोक्त कई कारण आपने देखे हैं, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी, उसके कार्य, जनता के प्रति उनका झुकाव, लोकहितकारी कार्य, उम्मीदवारों के गुण, उनका संपर्क आदि बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए प्रभावित कर सकता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व। राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जनसहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर समझा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कितनी सहभागिता है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या सभी वर्ग संस्थाओं में यथार्थ ढंग से प्रतिनिधित्व हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व जनसहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रतिनिधित्व कि जिन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों में हो रहा है या नहीं। यदि किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस वर्ग के लोग उपेक्षित समझते हुए मतदान में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों को कि इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो दलित वर्ग हो, जाट हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी वर्ग हो, उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि उन्हें यथार्थ ढंग से अर्थात सही तरीके से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो राजनीतिक संस्थाएं जो हैं लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। भारतीय संविधान में शासन के 3 स्तरों में व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। राज्य स्तर पर विधानसभा है और स्थानीय स्तर शासन के लिए जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब हम लोकसभा के स्थानीय निकायों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की शासन व्यवस्था 3 स्तरों में बटी हुई है। पहला केंद्र, जहाँ पर लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। राज्य स्तर पर विधानसभाओं का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और स्थानीय निकायों का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। हम देखते हैं कि लोकसभा और स्थानीय निकायों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है या किस प्रकार का होता है। सबसे पहले लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए ये नीचे दी गई तालिका है, उसे हम देखते हैं। 1951 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन 1957 में 45 महिला उम्मीदवारों की संख्या थी। कुल उम्मीदवारों का 3% था। यह 22 महिला सांसदों की संख्या थी और महिला सांसदों का प्रतिशत था 4.5। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष के चुनाव में महिलाओं की संख्या बढ़ती ही गई है और वर्तमान में 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की संख्या थी, महिला उम्मीदवारों की संख्या थी 668 और कुल उम्मीदवार महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत था 8%। महिला सांसदों की संख्या थी 66 और महिला सांसदों का प्रतिशत था 11.4। तो 66 महिला सांसदों की संख्या थी और इसका प्रतिशत जो था 8% महिलाओं ने उम्मीदवारों के रूप में खड़े हुए थे और जो जीत कर सांसद बने थे वे 66 थे और इनके कुल संख्या जो प्रतिशत था 11.4 था। प्रत्येक वर्ष में हम इनका प्रतिशत भी देखते हैं तो बढ़ता हुआ ही हमें दिखाई देता है।
कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवार कितनी है, यह भी महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी का एक सूचक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल 10 उम्मीदवार हैं और वे सबके पुरुष हैं, तो हम कहेंगे कि महिलाएं यहाँ सक्रिय नहीं हैं। अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएं हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। वर्तमान में लगभग 8% महिलाएं उम्मीदवार हैं, यानी कि 92 पुरुष यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं 8 महिलाएं तैयार हैं। यह भी हर चुनाव में के कम या ज़्यादा होते रहते हैं। महिलाओं की उम्मीदवारी जो है कम रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चुनाव के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सक्रिय नहीं हैं। इस तालिका में हम देखते हैं तो 2004 में 8% महिलाएं जो हैं वह उम्मीदवार के रूप में खड़ी होती हैं। यदि किसी क्षेत्र से 10 पुरुष खड़े हो रहे हैं और 10 के 10 ही पुरुष हैं, उसमें महिलाएं नहीं हैं, तो यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है राजनीति में। इसके अलावा यदि 2014 की गणना देखते हैं तो हम देखते हैं कि 100 में से 92 पुरुष हैं और केवल 8 महिलाएं ही हैं। तो इस प्रकार हमें महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ानी होगी। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।